अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुशामदीद। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं और आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं, इसका पर्पस क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और वो क्या चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखकर बनाई गई हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल की जो दुनिया है वो एआई, रोबोटिक्स और डेटाबेस पे चलती है। तो फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको आप फैसला किया है कि इससे ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी की सूरत में जो एआई है, इसका जो सेक्टर कह लें या इस फील्ड ऑफ वर्क को प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाया जाए, प्रॉपर तरीके से इसको आर्टिकुलेट करके सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम कैटर विद करके एक पूरी तरीके से एआई और रोबोटिक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पर या फेडरल लेवल पर एक एआई की नेशनल पॉलिसी सामने आई है जो लास्ट ईयर 2025 में अप्रूव हुई है बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन आई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको राइटिंग में लाया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी अब प्लेटफॉर्म को बनाते हुए आगे एआई को एक्सप्लोर किया जाए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर्पस ऑफ द पॉलिसी, कि इस पॉलिसी को बनाने का मकसद या पर्पस क्या है। तो जो पर्पस सामने आता है वो ये है, द नेशनल एआई पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इनटू डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई. It focuses on improving economic growth, innovation, public services, and global competitiveness, while ensuring ethical AI use and protection of human rights. तो जो इसका मेन पर्पस हमें सामने आता है कि वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनोवेशन है, पब्लिक सर्विस है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल competitiveness है। ये चार बेसिक पर्पस हैं जिसको सामने रखते हुए एक एआई पॉलिसी डिवाइस की गई है। और इनमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको सामने रख के ये बताया गया, एक तो पेटेंट प्रोटेक्शन इसका हिस्सा होगी, वो हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे आगे, और दूसरा ह्यूमन राइट्स। इन सारी चीज़ों को बेस करते हुए, क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ह्यूमन राइट्स को अब सामने रखते हुए और चीज़ देखते हुए इसको एआई का हिस्सा बनाया गया। तो ये इसका पर्पस ऑफ पॉलिसी है। जो सेकंड चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो है विजन, कि पर्पस को सामने रखते हुए क्या चीज़ है जिसको अब लुकअप किया जाएगा, जिसको अब एक्सप्लोर किया जाएगा और किन चीज़ों के ऊपर उसको बेस किया जाएगा। तो विजन स्टेटमेंट जो है इसकी, द पॉलिसी envisions a robust AI ecosystem where AI technologies strengthen local innovation and industries, address national challenges, promote inclusive economic growth, protect individual rights and rule of law, preserve Pakistan's cultural identity. तो ये वो पांच पिलर्स है जिसके ऊपर विजन स्टेटमेंट खड़ी है, जिसमें स्ट्रेंथन किया जाएगा लोकल इनोवेशन एंड इंडस्ट्री को, नेशनल चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा, इंडिविजुअल राइट एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया जाएगा और प्रिजर्व किए जाएंगे पाकिस्तान कल्चरल आइडेंटिटी को। तो ये वो कहना चाहिए एक पूरा यूनिवर्स है जिसके गिर्द एआई का, जिसके गिर्द हम पूरी पॉलिसी को रिवॉल्व करेंगे या पूरी पॉलिसी इसके गिर्द घूमेगी। तो ये वो स्कोप कह लें या वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कह लें जिसके गिर्द अभी पूरी एआई पॉलिसी रिवॉल्व करेगी। अब आते हैं इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, कि जो विजन स्टेटमेंट थी वो एक होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव थी, लेकिन उन होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो उस पर हम बात करेंगे। उसमें नंबर वन जो है वो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ है, द पॉलिसी एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एआई इनोवेशन इकोसिस्टम, एआई इनोवेशन सिस्टम को बिल्ड करना। सेकंड, इंटीग्रेट एआई एजुकेशन इनटू अ नेशनल करिकुला, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको नेशनल करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। थर्ड, डेवलप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, प्रमोट रिसर्च, स्टार्टअप्स एंड कमर्शलाइजेशन, strengthen international collaboration, support AI-based solutions to socio-economic challenges। तो हम एक एक करके अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये है क्या और इसका बेस, इनमें फर्दर क्या चीज़ें हैं जिनको एडअप किया गया। सबसे पहले जो है वो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एआई इनोवेशन इकोसिस्टम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारे पास अब रोबोटिक्स और एआई की दुनिया है,
इसका ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाए बल्कि इसको इस तरह इस्तेमाल में लाया जाए कि एक तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, और दूसरा इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इस लेवल की हो कि ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से इंटीग्रेट करे, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। कि हो क्या रहा है इस वक्त, जो पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एआईएस की तरफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ, वो अर्ली 2000 से शुरू हुई है, जिसमें सबसे पहले हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हुआ, फिर फर्दर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ गए, और आखिर में जो गवर्नेंस मॉडल या हमारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सेक्टर हमारा एआई की तरफ आया, या एआई तो खैर उस वक्त नहीं थी, हमारा इनोवेशन की तरफ आया और टेक्नोलॉजी की तरफ आया। लेकिन आज भी जो हम जब एआई की बात करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हम मैक्सिमम चीज़ें जो हम अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं, कर चुके हैं, वो चैट जीपीटी है या जेमिनाई है। इसके अलावा जो है हम किसी और चीज़ को अभी तक उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सके, या अगर हम कर रहे हैं तो वो साइलोज में काम कर रहे हैं, यानी सेपरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कोई इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं है। तो पहली दफ़ा पॉलिसी लेवल का ये डिसीजन लिया गया कि अब जो भी एफर्ट की जाएगी वो कोऑर्डिनेटेड होगी और प्रॉपर एक इकोसिस्टम के तहत होगी, कि एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया जाएगा, एक क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप की जाएगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्लाउडिंग क्या होती है और आगे इसका क्या यूज़ होगा एआई में। लेकिन एक प्रॉपर इकोसिस्टम होगा जिसके तहत पूरा गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर आपका इंटीग्रेट होगा। अब एआई इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि एआई लीड करेगी आपकी पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सेकंड चीज़, इंटीग्रेट एआई एजुकेशन इनटू अ नेशनल करिकुलम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कल्चर, कोई भी चीज़ अगर आपने सोसाइटी का हिस्सा बनाना है ना, तो उसको एजुकेशन से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम में उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रही है कि जो हमारा सेविंग कैपिटल है, जिसको यूथ पॉपुलेशन कहते हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है एआई में, इसमें कोई शक नहीं, हमारी जो इस वक्त करंट जनरेशन है, जिसको हम जेनजी जनरेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुकी है एआई के अंदर, या बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोजर दे चुकी है इस सारी चीज़ें। लेकिन वो ये सारी जो एफर्ट कर रही है ये पर्सनल लेवल पे कर रही है, ये अपने तौर पे कम्युनिटी के तौर पे कर रही है, कोलैबोरेट करके आपस में कर रही है। इसमें कोई गवर्नमेंट ड्रिवन कोई चीज़ नहीं हो रही। अगर कहीं हो रही है तो वो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, कोई अगर उनको स्टार्टअप्स मिल रहे हैं या कहीं उनको प्रमोशन मिल रहा है या कोई उनको इस सारी चीज़ में इनकरेज किया जा रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है या हमारा जो गवर्नमेंटल सेक्टर है, वो इस सारी चीज़ में लीडरशिप नहीं ले रहा, वो इस सारी चीज़ में अम्ब्रेला प्रोवाइड नहीं कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली दफ़ा अब जो है एआई को जब आपके नेशनल करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाएगा, तो इसमें एक चीज़ बड़ी बड़ी डिफाइंड हो जाएगी कि अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एआई के अंदर लोगों को तैयार करे, स्टूडेंट्स को तैयार करे, ताकि ना सिर्फ वो एआई के ज़रिए इससे यूज टू हों, बल्कि आगे अपने करियर प्रोग्रेशन के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर भी एआई के ज़रिए आप जॉब्स को एक्सप्लोर किए करें। फिर जो थर्ड चीज़ है वो डेवलप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर, कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ग्रोथ हुई शुरू होती है हमारी, वो होती है एग्रीकल्चर, फिर होती है इंडस्ट्री, और फिर होती है सर्विसेज। सर्विसेज जो होती हैं वो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के दौर में है वो टेक्नो सर्विसेज हैं, यानी जो आईटी के ज़रिए, टेक के ज़रिए चीज़ें आपको हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इवन इंडिया के अंदर भी, के एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हम सर्विस में चले गए, लेकिन बीच में जो इंडस्ट्री का सेक्टर था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो हम क्रिएट नहीं कर सके। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी किसी चीज़ में ग्रो करना चाहते हैं, जिसमें किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसका फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिएट नहीं करते। हम एक कैसल है जो हवा में बनाते हैं। लेकिन ये जो एआई है, ये जो रोबोटिक्स है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जब तक आप एक इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, स्टार्टअप सेटअप्स नहीं क्रिएट करेंगे, यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंगेज नहीं करेंगे, एक प्रॉपर, जिस तरह हमारे यहाँ अल्फा क्रीम टावर है वो बड़ा बेसिक है, पीआईटीबी है वो बहुत बेसिक है, इसको जब हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा गैदरिंग के लिए, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, और फिर डेटा को फर्दर कोलैबोरेट करना आगे सर्विस के अंदर, तो वो सारी चीज़ों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो आपके पास होंगी, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है एआई को एक्सप्लोर करने का। इसी तरह प्रमोट रिसर्च स्टार्टअप्स एंड कमर्शलाइजेशन, की हम स्टार्टअप्स दें स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को स्टार्टअप्स दें और फिर उसको कमर्शलाइज करें, मतलब उससे रेवेन्यू जनरेट करें।
रेवेन्यू जनरेट दो लेवल पर होगा। पहले लेवल पे ये होगा कि आप पेटेंट्स के ज़रिए, वो हम आगे बात करेंगे, पेटेंट्स के ज़रिए जब आपको रिसर्च करेंगे उसका पेटेंट क्लेम करेंगे, तो उससे आपको रिसर्च एक कमर्शलाइजेशन होगी। दूसरा ये होगा कि जब कोई भी सेविंग कैपिटल आपकी यूथ जो है कोई भी स्किल सीखेगी आएगी और उसको जब वो जॉब के लिए या किसी भी मार्केट के अंदर अपने आप को फॉर रेवेन्यू जनरेशन इस्तेमाल करेगी, तो उसका रेवेन्यू भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास आएगा। तो ये एक बुनियादी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। इसी तरह स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि इसको सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे इंटीग्रेट ना किया जाए, बल्कि इसको अब आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इसके अंदर लाएं। जिस तरह हम देखते हैं सबसे बड़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो मैं समझता हूँ इस वक्त अगले 5 साल में इंपॉर्टेंट होगी, वो SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके अंदर 16 से 17 पाकिस्तान के या दुनिया में एक गोल्स दिए गए जिनको अचीव करना है, उसमें AI का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो आप इंटरनेशनल कोलैबोरेट कर सकते हैं थ्रू AI फॉर अचीविंग योर SDGs। इसी तरह सपोर्ट AI बेस्ड सॉल्यूशंस टू सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, कि पाकिस्तान के जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, पॉवर्टी है, एग्रीकल्चर के मसाइल हैं, इकोनॉमिक्स के मसाइल हैं, पब्लिक सेक्टर हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन के मसाइल हैं, उनको हम डेटा के ज़रिए इंटीग्रेट करके उनके अंदर हम रिसर्च के ज़रिए AI के ज़रिए उनको हम आगे रिजॉल्व की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हमें सामने नजर आता है। दूसरा ये था सारे डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं एथिकल ऑब्जेक्टिव्स कि किस तरह हम इसको एथिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट AI यूज़। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी। AI fairness, accountability and human oversight, alignment with UN sustainable development goals, जो इस पे हम बात भी कर चुके हैं, लेकिन अब इसको हम एथिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें। सबसे पहले आते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट AI यूज। देखें, दुनिया जिस तरह डेटा से इंटीग्रेट होके, सिस्टम से इंटीग्रेट होके ग्लोबलाइज तो हो गई है, लेकिन उतनी ओपननेस भी हो गई। ये एक लेवल पे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि फेयर ट्रांसपेरेंसी आती है, जिस तरह चीज़ें सिस्टम पे आती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, सिक्रेसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये भी होता है कि बाज़ चीज़ें इतनी ओपन हो जाती हैं कि उससे उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मुतासर होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो AI का यूज़ होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए। और ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जाएगी कि उसके लिए आपको फ़िल्टर्स आउट करना पड़ेगा, फ़िल्टर्स मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। आपको अपना जो जिसकी एक बड़ी हल्की सी फॉर्म, हम सोशल मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या उसके ऊपर देख वो प्राइ उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ हम चेक्स लगा रहे हैं, तो ये भी एक AI का हिस्सा है। तो ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबल AI यूज़, यानी कोई ऐसा चीज़ इससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए थ्रू AI यूज़, क्योंकि इसका जब आप सिस्टम्स की सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि जो विद द वन क्लिक इंफॉर्मेशन होती है ना, इसके अंदर बाज़ मिस यूज़ बहुत इजीली होता है। मैनुअल सिस्टम में तो आपके पास बुक्स होंगी, आपका रिकॉर्ड होगा, उसको बड़ा आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी हालांकि प्रोटेक्शन AI की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसको फिर डिकोड करना भी उतना आसान हो जाता है। तो वो इसकी प्रोटेक्शन एक तरह तो आपको कॉन्फ़िगर करके आप उसको बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरह ये इसका लॉप साइड होता है कि क्योंकि विद वन क्लिक हर इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बड़ी मुतासर होती है। तो वो भी इसका कि रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट यूज़ भी हो। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी। ये सबसे बड़ा इशू है मुझे लगता है आज की दुनिया में, कि अब कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं रही आपकी। आपकी हर चीज़ पर्सनल हो चुकी है इस AI वर्ल्ड के अंदर, इस AI यूनिवर्स के अंदर। आपकी हर चीज़ प्राइवेट हो चुकी, सॉरी, पर्सनल पब्लिक हो चुकी है। अब कोई भी चीज़ आपकी प्राइवेट नहीं रही, कोई भी चीज़ आपकी पर्सनल नेचर की नहीं रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोटेक्शन है प्राइवेसी को, पेटेंट्स को, इसका बहुत ख्याल रखा जाए। एक तो ये है प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ योर प्राइवेसी, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है। वो प्राइवेसी ब्रीच होती है कोई ऐसे कंटेंट शेयर करने से जो पब्लिक फोरम पे जो जो पर्सनल नेचर का आपकी की उसकी पर्सनल डोमेन में आता हो और आप पब्लिक उसको कोई कर दे या उसको कोई मिस यूज़ करे। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात अब सर्विसेज के अंदर जो राइट ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है, मैंने एक काम किया है, मैंने कोई किताब लिखी है, मैंने कोई और चीज़ लिखी है, तो उसमें पेटेंट क्लेम आना भी प्राइवेसी की प्रोटेक्शन है। कि अगर
पेटेंट लॉ ही नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि एक शख्स ने एक किताब लिखी है और उसका ये राइट है कि वो किताब का कोई भी, अब जो भी उसकी ओवरव्यू है, जो भी उसके है फंडामेंटल्स हैं, वो उसके नाम से सिक्योर हो। एक किताब एक राइटर ऑथर के नाम से हो और कोई उसका मिस यूज़ ना कर सके, कोई उसका नाम ना इम्पर्सोनिफाई कर सके, उसको इस्तेमाल ना कर सके और अपना उससे रेवेन्यू जनरेट ना कर सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेटेंट प्रोटेक्शन होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, तो वो भी इसके अंदर कवर की गई। और फिर जो हमने बात की इसमें फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन ओवरसाइट की, कि असल जो है एआई के और सिस्टम में चीज़ें मैनुअल से जो ट्रांजेक्शन है हमारे सिस्टम्स के ज़रिए और एआई के ज़रिए, वो क्या है, वो है फेयरनेस को इंश्योर किया जाए, वो है ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमाइज करके ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और इस सारी चीज़ में ये कोशिश की जाए कि जितना भी सिस्टम बेस्ड डेटा हो वो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो। लेकिन इसमें हमने एक और चीज़ भी इंश्योर करनी है कि ह्यूमन ओवरसाइट इसके ऊपर रहे, ताकि ये चीज़ें ऑटो पायलट पे अगर हैं भी, रोबोटिक्स के जरिए हैं भी, तो उसमें बाज़ औक़ात कोई ऐसी कन्फिगर ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसका पूरा डेटा जिससे शेडी हो जाए, जिससे पूरा डेटा का जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाए, जिससे पूरे डेटा की जो सिक्रेसी है वो ख़त्म हो जाए। तो ह्यूमन ओवरसाइट बहुत ज़रूरी है कि डेटा अपडेट भी होता रहे, नया डेटा भी फीड इन होता रहे, डेटा इंटीग्रेट भी होता रहे और डेटा सिक्योर भी रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इसमें ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ जो इसमें एथिकल ऑब्जेक्टिव्स में है वो है अलाइनमेंट विद यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज, इनके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एसडीजीज के साथ इसका कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। और इनकी सारी इंटरनेशनल इसमें ट्रांसपेरेंसी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इनोवेशन है, क्योंकि एसडीजी का पॉइंट है, एक गोल है जिसमें इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। तो ये उससे लिंक करके पाकिस्तान ने, क्योंकि उस एसडीजी हमारे पास जो टाइम बार्ड है वो 2030 तक की टाइम लिमिट है, उसमें हमने एस डी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक बुनियादी ज़रूरत थी जिसको आज इस दफ़ा लास्ट ईयर इस पॉलिसी के तहत फुल फिल किया गया। अब ये है वो था, पहले हमने बताया पर्पस क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये सारी चीज़ें तो होंगी थ्योरेटिकल नेचर की कि ये हमने पेपर वर्क है, हमारा वर्किंग पेपर है, या हमने इस तरह की चीज़ करनी है। वो किस तरह उनको प्रैक्टिकलिटी में जाना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी क्या एग्जीक्यूशन पॉलिसी होगी, तो वो आगे फर्दर बताई गई है 6 की पिलर्स ऑफ एआई पॉलिसी। कि एआई पॉलिसी के जो 6 की पिलर्स हैं जिनके ऊपर एआई पॉलिसी खड़ी होगी, वो कौन से होंगे। उसमें सबसे पहला पिलर जो है वो एआई इनोवेशन इकोसिस्टम। एआई इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो ये कहता है कि फोकसिंग ऑन बिल्डिंग इनोवेशन एंड रिसर्च कैपेसिटी। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ से फ़ायदा अगर आपने उठाना है सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर रिसर्च मैक्सिमम की। रिसर्च आपको क्या करती है, एक तो वो आपको इनोवेट करती है, वो उस फील्ड को ब्रेस्ट विद कर देती है मॉडर्न टाइम्स के साथ, कि आप नई नई चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने एआई में अपने आप को लेके आना और पॉलिसी शिफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एआई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर इनोवेशन की जाए। वो कैसे इनोवेशन होगी वो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। और रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़ बना के, डेडिकेटेड एनजीओज बनाकर, डेडिकेटेड एक पूरा जिसे कहते हैं ना, बेशक इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को लाया जाए जिस तरीके, और एक पूरा रिसर्च यूनिवर्स क्रिएट किया, एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की इनिशिएटिव्स होंगे वो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड टू फाइनेंस एआई प्रोजेक्ट्स। देखें, दुनिया की रिसर्च में, जो जितनी भी दुनिया में रिसर्च होती है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। हेल्थ में रिसर्च हो, एजुकेशन में रिसर्च हो, अब तो दुनिया का तजर्बा या एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा फंडिंग डिमांड करती है, बिकॉज उसमें नई नई चीज़ें हैं, नई नई रिसर्च है, उसके लिए आपको फंडिंग की जरूरत है। तो अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ में रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक फंड जनरेट करना पड़ेगा, एक फाइनेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे, इंटीग्रेट किया जाएगा उसको फेडरल या सेंट्रल लेवल पे। और इसके सारे जो एआई प्रोजेक्ट्स होंगे वो इस फंड में इनकलकेट किए जाएंगे। अब इसमें ये फर्दर आगे नहीं बताया गया, या हो सकता है आगे डिस्कशन में बताया जाए कि ये जो फंड होगा इसमें पूलिंग किस तरह होगी, कौन किस तरह फंड क्रिएट करेगा, क्या ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट फंड क्रिएट करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर को रोल प्ले करेंगे, और इसके अलावा भी पूल एंड फंडिंग कैसे की जाएगी। सेकंड चीज इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई,
जिस तरह हम देखते हैं बाकी मुख्तलिफ फील्ड्स में, रिसर्च के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, हेल्थ के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाते हैं। तो इसमें भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए जाएंगे। वो किस लेवल पे क्रिएट किए जाएंगे? वो एकेडेमिया के लेवल पे होंगे, वो इंडस्ट्री के लेवल पर होंगे, वो यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे होंगे। तो वो इसके भी आगे फर्दर इसको लेके जाया जाएगा। एआई इनोवेशन एंड वेंचर फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। अब इसमें जो फंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने फंड जनरेट कर लिया, अब आपने ये देखना है कि फंड की बेहतर एलोकेशन कैसे हो सकती है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जॉब मार्केट में जो लोग बचे गए हैं, या जो किसी फील्ड को बिजनेस का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो उनको स्टार्टअप्स दिए जाए, यानी सॉफ्ट लोन्स दिए जाए अपना को बिजनेस इनिशिएट करने के लिए। कुछ स्टार्टअप के तौर पे, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे फाइनेंस किया जाए, इनको स्टार्टअप्स कहते हैं। 50,000 पे शुरू में होता था, जब नए नए स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट आया था, 50,000 दिए जाते थे, 1 लाख दिया जाता था, 2 लाख, 0.2 मिलियन, 0.5 मिलियन, फिर 1 मिलियन तक बात चली गई। तो एआई के अंदर ये भी चीज़ शामिल की गई है कि अगर आपने एआई जनरेटेड को बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी आपको स्टार्टअप्स दिए जाएंगे। कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, अगर आप जॉब मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं ना किसी फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले उसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और जो लोग उस फील्ड को पढ़ रहे हैं, यानी फील्ड पढ़ने वाले और फील्ड में नौकरी करने वाले, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपस में। मैं यहाँ बैठ के दुनिया की, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ लूँ एआई, सारा कुछ कर लूँ, लेकिन अगर मुझे उसकी एग्जीक्यूशन ही नहीं पता इंडस्ट्री में कैसी होनी, और इंडस्ट्री में एग्जीक्यूशन मुझे इसलिए नहीं पता कि जो इंडस्ट्री में बैठे हुए उनके साथ मेरी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, मैं कोई डेटा शेयर नहीं कर रहा, वो मेरे साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे, वो मेरे साथ किसी तरीके से कोई इंटीग्रेट नहीं कर रहे, कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने किसी भी फील्ड को रेवेन्यू जनरेशन के लिए, बिजनेस मॉडल के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए आपको उस इंडस्ट्री को और उसकी एकेडेमिया को आपस में इंटीग्रेट करवाना होगा। तो जहाँ भी आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में बनाएं, चाहे आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं, तो उनको इंटीग्रेट करवाएं इंडस्ट्री के साथ, ताकि उनके लिए स्टडी को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना एक तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए आसान, और दूसरा उनको ये पता हो कि जो वो पढ़ा रहे हैं क्या वो रिक्वायर्ड है, या चीज़ें बेहतर करने की जरूरत है। आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, वो जो पढ़ा रहे हैं उसमें गैप तो नहीं, वो उसको भी ब्रेस्ट विद टाइम बेहतर करते रहे। सेकंड चीज़ जो इसमें वो आगे है, क्रिएशन ऑफ नेशनल एआई डाटा सेट्स एंड डाटा स्टैंडर्ड्स। अब ये जिससे हमने बात की थी कि इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम के नीचे डेटा सेंटर्स बनेंगे। डेटा सेंटर्स क्या है? ये क्लाउडिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लाउडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसमें आप देखते हैं आसमान है, तो पूरा आसमान अपने जो एक है, तो वो पूरे उस पे यूनिवर्स पे है, लेकिन वो उसने एक क्लाउडिंग इफेक्ट रखा हुआ है अपना, कि वो एक ही छत की तरह, छत की तरह ऊपर पूरे सिस्टम पे छाया हो। तो यही क्लाउडिंग इफेक्ट हमें एआई के अंदर लाना है, कि किसी तरीके से पूरे सिस्टम को हम अंडर वन एआई अम्ब्रेला लें। क्लाउडिंग इफेक्ट के बजाय हर डिपार्टमेंट अपने साइलो में काम कर रहा हो, अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहा हो, अपना डेटा सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा हो, एक सेंट्रल डेटाबेस और सेंट्रल डेटा सिक्योरिटी क्रिएट हो क्लाउडिंग के जरिए। तो ये एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, क्रिएशन ऑफ नेशनल एआई डेटा सेट्स और डेटा स्टैंडर्ड्स के एक सेंट्रल लेवल का नेशनल डेटा सेट क्रिएट किया। वो डाटा स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाए, जिस तरह हमारे हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, फोरेंसिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह एक एआई का अपना एक डाटा स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रख के कौन सी चीज़ हमें करनी है, कैसे किस तरह करनी है, क्या रूल बुक होगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, उनको सामने रखा जाए। फिफ्थ इसके अंदर जो हमने चीज़ देखनी है, वो सॉरी थर्ड पिलर, ये तो हो गया हमारा उसका एआई इनोवेशन का इकोसिस्टम का पिलर नंबर वन। पिलर नंबर टू जो होगा, इसमें अवेयरनेस और रेडीनेस होगी। जाहिर है, जब कोई सिस्टम आप क्रिएट कर लेते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन प्लान बना लेते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर अब लोगों को उस पर अवेयर भी करना है। आपको लोगों को आपको तैयार भी करना है, उस पर अवेयर भी करना है, और वो क्या उसके लिए क्या करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लिखी है, प्रिपेयर सोसाइटी एंड वर्क फोर्स फॉर एआई अडॉप्शन। कि लोगों को इंकरेज करना है कि वो एआई की तरफ आए। लोगों की जितनी सर्विसेज हैं जो वो पहले मैनुअली इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सिस्टम पे लाना है। लोगों के जो डेली रूटीन के काम है, उनको एआई की तरफ लाना है। हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं कम्युनल या सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है, उसको सिस्टम पे लेके आना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एआई की तरफ आए। इसके अलावा मेजर इनिशिएटिव्स क्या होंगे? पहले नंबर पर नेशनल एआई अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट की जाएगी, यानी एक पूरी कैंपेन होगी एआई की प्रमोशन के लिए। 2 लाख 0.2 मिलियन इंडिविजुअल्स पर ईयर ट्रेन किए जाएंगे एआई के अंदर। स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी
3,000 पोस्ट ग्रेजुएट को एनुअली। एआई इंटर्नशिप्स एंड वर्कफोर्स ट्रेनिंग करवाई जाएगी इस सारी चीज़ के अंदर। स्पेशल प्रोग्राम फॉर वुमेन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट लेके आया जाएगा। तो ये अवेयरनेस के लिए इंडिविजुअल्स को तैयार किया जाएगा, 0.2 मिलियन इंडिविजुअल्स को 3,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, एक वर्कफोर्स ट्रेनिंग बनाई जाएगी, फोर्स बनाई जाएगी, वुमेन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड पिलर इसमें जो है, ये तो हो गया सेकंड पिलर। थर्ड पिलर है इसमें सिक्योर एआई इकोसिस्टम, कि जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा उसको फिर प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। और प्रोटेक्शन कैसे दी जाएगी? साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम लाया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं उनको इस तरीके से एआई बेस्ड बनाया जाए, उनको एआई के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट किया जाए। ह्यूमन ओवरसाइट रखा जाएगा एआई डिसीजंस में, कि जब ताकि जो सिस्टम के अंदर अगर कोई ब्रीच भी आ रहा है तो ह्यूमन ओवरसाइट्स के साथ उसको, वो जो एक्सपर्ट्स बैठे होंगे वो उसमें अपनी इंटरफेरेंस करके एक हद तक उसको बेहतर कर सके। डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, इसका ख्याल किया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ जनरेटिव एआई, एआई के रूल्स एंड लॉज और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस फॉर टेस्टिंग एआई टेक्नोलॉजीज के मुख्तलिफ किस्म के जो पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे रेगुलेशंस को टेस्ट करने के लिए, ब्रीच ऑफ डेटा तो नहीं हो रहा, कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा। जो फोर्थ पिलर है कि ये सारी चीज़ों के बाद उसकी अब ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन की जाएगी, कि आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया तो वो स्टैटिक नहीं रहेगा, वो ट्रांसफॉर्म भी होता रहेगा, वो इवॉल्व भी होता रहेगा। वो कैसे इवॉल्व होगा? उसको जब हम की सेक्टर्स हमारे जो है उन सारे एरियाज में, की सेक्टर्स में उसको ले जाएंगे तो वो कौन से की सेक्टर्स? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नेंस, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी इन सारे की सेक्टर्स में एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल, हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल, एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल, मैन्युफैक्चरिंग में, गवर्नेंस में, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन सारी सेक्टर्स में जब हम एआई को बीच में ले आएंगे और एआई को हम इवॉल्व करते जाएंगे तो वो एक पूरा सिस्टम, हम जिसे कहते हैं ना होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच, गवर्नेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कि पूरी गवर्नमेंट को हम एक अंडर वन विंडो ले आएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ केयर, पब्लिक सेक्टर सारा जब वन विंडो पे आ जाएगा तो हमारा एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नेंस, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उससे केटरबल होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी सेक्टर ऐसा ना रहे, चाहे गवर्नेंस का हो, चाहे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, जो एआई से सेपरेट होकर चल रहा हो। फिफ्थ पिलर इसका है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो कोशिश करेंगे वो है कि एआई को हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए जाए, नेशनल एआई कंप्यूट ग्रिड क्रिएट किया जाए। कंप्यूट ग्रिड ये होता है कि आप एक क्लाउडिंग सेंटर्स क्रिएट करते हैं और उनके तहत वो एक मैक्रो लेवल पे एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिसके तहत बाकी सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है, उसकी अम्ब्रेला के नीचे पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होगा। डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेट्स ओपन किए जाएंगे, रिसर्च फैसिलिटीज़ और एआई हब्स बनाई जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे। इसी तरह जो उसका पिलर 6 है वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के अंदर हम बायलैटरल, मल्टीलैटरल एआई एग्रीमेंट्स करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे इंटरनेशनल एआई फोरम्स पर, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे, टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करेंगे। तो ये चीज़ें हम इस सारी उसमें जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं उसके अंदर सामने रखी जाएंगी। फिर इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो होगा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, कि आपने ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेक होल्डर्स कौन होंगे जो सारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें। इसमें सबसे पहले एआई काउंसिल बनेगी फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए एक एआई काउंसिल बनाई जाएगी सेंटर लेवल पर। उसमें कौन होंगे, कौन लोग होंगे, वो अभी इसमें नहीं बताया गया। उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सेल होगा, कि तमाम पॉलिसीज काउंसिल इसको मॉनिटर करेगी, इस और मॉनिटर करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान देगी और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सेल के लिए एक सेल क्रिएट किया जाएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो पूरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा। उस मॉनिटरिंग के दौरान फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए जाएंगे, कि ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, ये वो बॉक्सेस होंगे जिनको टिक करना होगा फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, तो वो उसको मार्क किया जाएगा। और लास्ट उसमें देखा जाएगा कि रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड एवेल्युएशन, कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, ये जो पूरा एआई की मैकेनिज्म क्रिएट किया गया, पिलर्स क्रिएट किया गया, इनका एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट किया गया है, इसको कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट और रिपोर्ट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ताकि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे। अब ये आखिर में जो है वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, कि ये पॉलिसी तो बन गई, सारे फाइनेंसिस भी आ गए, सारा कुछ है बेसिकली।
आउटकम्स क्या चाहती है एक गवर्नमेंट कि क्या इससे स्टेक होल्डर्स में क्या आउटकम चाहते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट आउटकम होगा वो ये होगा कि एक एआई स्किल्ड वर्कफोर्स बनाया जाए, कि जो सोसाइटी है उसको एआई प्रॉन कर दिया जाए, ताकि जो सोसाइटी एज अ होल जो है उसमें इस तरह के ब्रेन और इस तरह के दिमाग आए जो अब एआई को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे अब मॉडर्न दुनिया उसको लेके देखना चाहती है या देख रही है। एआई प्रमोट एआई स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन के आउटकम्स में हमने ये देखा है, जिस हमने डिस्कस किया कि स्टार्टअप्स और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। इस पॉलिसी का मतलब ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाए, ताकि जो है ये जो गवर्नेंस का मॉडल है कि वो जो कहते हैं ना सर्विस एट डोर स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है, या सर्विस एट वन क्लिक, दुनिया में जो सर्विस है वन क्लिक के ऊपर है, वो सिस्टम्स पे है, वो एप्स पर है। वो मैनुअल जो है वो रिकॉर्ड का और लोगों के पास जाना या लोगों को अपने पास बुलाना, वो कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। तो सिस्टम खुद इटसेल्फ गवर्नमेंट हो जाएगा। स्ट्रेंथ एंड डिजिटल इकोनॉमी एंड कम्पिटिटिवनेस के डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, पेटेंट्स के ऊपर, ये जो रेमिटेंसेज हैं, अगर ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है, वो सारी डिजिटलाइज हो जाए, आपकी सारी जो इंडस्ट्री है वो डिजिटलाइज हो जाए, तो जितने भी इकोनॉमिक हब है, आपके एग्रीकल्चर, आपका मेडिकल सेक्टर, जब जितना सारा ये डिजिटाइज हो जाएगा तो एक तरह की आप डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी। Position Pakistan as a regional AI leader by 2025. Position Pakistan as a regional AI leader by 2025 कि 2025 तक पाकिस्तान एक इमर्जिंग लीडर के तौर पे एक लीडिंग कंट्री के तौर पर एआई के अंदर अपना नाम मनवाए और अपने आप को उसमें एक्सप्रेस करे। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि एसडीजीज के अंदर हमारा टारगेट है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी, जो हमें 2030 तक विकसित करना है। लेकिन एआई पॉलिसी के अंदर हमारा हमने जो टारगेट सेट किया है वो ये है कि 2035 तक, 2035 तक पाकिस्तान एक इमर्जिंग पार्टिसिपेंट के तौर पे सामने आए, एक इमर्जिंग लीडर के सामने, एज अ कंट्री सामने। तो खातिन और हज़रात, ये है आज का थिंकिंग टाइम, जिसके अंदर हमने डिस्कस की पाकिस्तान की फर्स्ट नेशनल एआई पॉलिसी 2025, उसका पर्पस, उसका विजन, उसका मिशन स्टेटमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके पिलर्स, उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें और क्या फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।